सबसे पहला जो इसमें हमारे पास आता है वो है हमारा जनरेटर। आपको पता है तीन बेसिकली एक्स्ट्रा जनरेटर है, रेडिएशन सेफ्टी है। इनमें हमारे पास एक्स्ट्रा जनरेटर के अलावा जो और चीजें हैं उसमें एक्सरे ट्यूब है, और इसके अलावा इमेज इंटेंसिफायर। तो तीन चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, जनरेटर, एक्सरे ट्यूब, द नेक्स्ट वन इज इमेज इंटेंसिफायर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी एंजियोग्राफिक या किसी भी फ्लोरोस्कोपिक इमेजिंग सिस्टम या एक्सरे के लिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम जनरेटर को। जनरेटर का क्या काम होता है? टू जनरेट पावर किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी चीज के लिए। अगर जनरल हम बात करें तो उसका फंक्शन होता है कि उसमें पावर जनरेट करनी होती है, उसको कंट्रोल करना होता है, और एक कंट्रोल्ड अमाउंट में आगे उसको डिलीवर करना होता है जितनी उसको रिक्वायर होती है। तो जो एक्सरे जनरेटर होता है या जो एंजियोग्राफी का जनरेटर होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? टू जनरेट एंड डिलीवर स्पेसिफिक और कंट्रोल। अब स्पेसिफिक भी कह सकते हैं और कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द ट्यूब। ठीक है, इसने एक स्पेसिफिक अमाउंट में और एक कंट्रोल्ड अमाउंट में जो पावर है वो डिलीवर करनी होती है आगे ट्यूब को, ताकि ट्यूब जो है वो फर्दर आगे अपनी एक्सरेज है उसको जनरेट कर सके। जो फिर अब आपके पास जो जनरेटर होता है उसके स्ट्रक्चर में दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा वो है जो पावर देता है, एक्सरे फिलामेंट, और एक वो हिस्सा है जो वोल्टेज सप्लाई करता है। ठीक है जी, एनोड। ठीक है, तो ये दो तरह से, यानी कि जो इसकी पावर है ये दो तरह से आप यूज करते हैं। एक वो जो फिलामेंट की तरफ जाता है, और एक वो जो वोल्टेज सप्लाई करता है। ठीक है, अब जो वोल्टेज वाला होगा वो क्या करेगा? जो वोल्टेज वाला है वो वेट करता है जो एक केवीपी चाहिए होता है आपकी एक्सरे ट्यूब को। और जो फिलामेंट वाला है ये एमएएस होता है, मिली एम्पेयर सेकेंड, जो फिलामेंट करंट होता है। ठीक है, और ये कंट्रोल्ड अमाउंट इसमें देनी होती है। जो केवीपी की होती है वो इन बिटवीन होती है 50 to 125, और 52 जो है 130 तक भी होता है। ठीक है, तो 125 तक जो है पड़ा हुआ है। एमएस इसका होता है इन बिटवीन 1 to 1000। ठीक है, तो ये कंट्रोल्ड अमाउंट होती है दोनों चीजों की जो उसने उसको देनी होती है। तो जो आपका हाई वोल्टेज जनरेटर होता है, आपको पता है उसकी और प्रॉपर्टी क्या होती है? थ्री फेज। ये भी इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि ये थ्री फेज जनरेटर। और दूसरा, इसमें 12 पल्सेस, और एटलीस्ट इसमें जो रिपल इफेक्ट है वो लो होना चाहिए। ये सी कुछ प्रॉपर्टीज है, या बेसिक स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं आप, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। एक तो इसमें रिपल इफेक्ट लो होना चाहिए, यानी कि पावर ड्रॉप बहुत कम होना चाहिए। दूसरा, सपोर्ट करे एटलीस्ट 100 किलोवाट पावर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। 12 पल्सेस होना चाहिए, थ्री फेज होना चाहिए, लो रिपल इफेक्ट होना चाहिए, और एटलीस्ट ये 100 किलोवाट पावर को जो है सपोर्ट करता हो। ये बेसिक इसकी स्पेसिफिकेशन है। फिर क्या होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा जनरेटर होता है ये लार्ज अमाउंट पावर की यूज करता है। तो इसलिए सम टाइम
समटाइम्स तो नहीं, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम इसको आप किसके साथ लिंक करते हैं? यूपीएस के साथ। ठीक है। तो यूपीएस के साथ लिंक करने की इसको क्या जरूरत होती है कि अगर लाइट चली जाए तो इसका इसकी जो पावर है वो ड्रॉप ना हो। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, आप कैथ लैब में काम कर रहे हैं, आप एक स्टेंट प्लेस कर रहे हैं और ड्यूरिंग प्रोसीजर आपकी लाइट चली जाती है, अगर आपका यूपीएस नहीं है, पावर बैकअप नहीं है, बैकअप सप्लाई नहीं है, आप स्टक हो जाएंगे, कोई पता नहीं, पेशेंट डेथ भी हो सकती है। वो स्टेंट कहाँ चला जाए आपको तो नहीं मालूम, कितनी देर तक वो वहां रहेगा, किस जगह पे है। तो इसलिए उसको साथ जो है फॉर बैकअप आप क्या यूज करते हैं? यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई उसको कहते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो आपके इमरजेंसी केसेस नहीं होते, नॉन इमरजेंसी केसेस, वो आप बैकअप पावर जो है उसके बजाय उसको यूज किए बगैर, यानी कि अगर लाइट आ रही है तो आप कर लें, नहीं आ रही तो आप बैकअप जो है उसको इस्तेमाल ना करें, यूपीएस को इस्तेमाल ना करें, ताकि आप उसको इमरजेंसी के केस में इस्तेमाल कर सकें। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे एक्सरे के जनरेटर की। आगे बात करते हैं एक्सरे ट्यूब की। ये बहुत बार आप लोग इसके बारे में पढ़ते आए हैं, तक आपकी जो है वो जान नहीं छोड़ेगा नेक्स्ट ईयर तक। तो एक्सरे ट्यूब जो है अब इसका क्या काम है? एक्सरे ट्यूब आपकी वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है एनर्जी इनटू एक्सरे, यानी कि इसका काम क्या है? कन्वर्ट एनर्जी टू एक्सरे। इसमें आपको, आप इसको एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ केवीपी, एमएस, और ये आपको कन्वर्ट करके क्या बना के देता है आपका एक्सरे। ठीक है जी। अब जो एक्सरे ट्यूब है उसकी हाउसिंग वगैरह, उसकी चीजें आप लोग मुझे वन बाय वन बताएं कि एक्सरे ट्यूब जो है किस चीज की बनी होती है, उसका जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वो किस चीज की होती है, मेटल श्राउड होता है, ग्लास श्राउड होता है, क्या होता है? तो वो हम उसका साथ जो है अब डिस्कस करेंगे कि हमारा जो एक्सरे ट्यूब है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है जी। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारा जो, लेट्स, ये है आपका, यहाँ पे आपका आ जाता है फिलामेंट, यहाँ पे आपका आ जाता है एनोड, स्मॉल फोकस पोर्ट एंड लार्ज, और ये आपकी आगे इसकी कवरिंग होती है, रफ सी एक डायग्राम। ठीक है। तो एनोड किस तरह का होता है? लेट्स सपोज दिस इज फिलामेंट, और आप इसको कैथोड भी कह सकते हैं। दिस इज योर रोटेटिंग एनोड। फिर ये इसका ग्लास इन्वेलप, और इसके अंदर जो है वो वैक्यूम प्रोड्यूस किया जाता है, या वैक्यूम को मेंटेन किया जाता है, ताकि किसी किस्म की जो नमी होती है इसके अंदर, उसकी वजह से आपका ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं हो। और यहाँ से आपकी ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ तक ट्रेवल करते हैं, फिर यहाँ से आपके पास जनरेट होकर एक्सरे, ये रफ सा स्ट्रक्चर आपके एक्सरे ट्यूब। आप ये बताएं कि एक्सरे ट्यूब जो है उसका क्या काम होता है? सबसे पहली बात जो हमने उसका मेन फंक्शन पढ़ा वो क्या है? तो उसे कन्वर्ट करना है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू एक्सरे। सबसे मेन फंक्शन इसका ये है। इलेक्ट्रॉन जब आप यहाँ पे इस फिलामेंट को आप हीट अप करते हैं, यहाँ से इसको पावर मिल रही होती है केवीपी के फॉर्म में, एमएएस के फॉर्म में। अब आप इसको हीट अप करते हैं, जब आप हीट करेंगे फिलामेंट का स्पेसिफिक करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करेंगे। फिलामेंट आपका कैथोड है, ठीक है, और कैथोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल करते हैं टूवर्ड्स द एनोड। मुझे ये बताएं कि एनोड को रोटेटिंग एनोड क्यों कहा जाता है, या इसकी रोटेटिंग असेंबली क्यों होती है, उसकी क्या रीजन होती है? रोटेटिंग एनोड क्यों यूज करते हैं?
बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है इसकी? आरएसटी आप लोगों ने पढ़ी है सेकेंड ईयर में? बताएं रोटेटिंग एनोड क्यों यूज करते हैं? मैम इस वजह से हो सकता है कि मतलब ताकि जो जब रोटेशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एक जगह पे टारगेट पे प्रोड्यूस ना हो। फंक्शन नहीं है रोटेटिंग एनोड का। देखिए जब यहाँ से एक्सरेज ट्रेवल कर रही हैं और वो सिर्फ फ्रंट पे अगर फॉल करती रहेंगी तो आपकी इस जगह से जो आपका एनोड है ये खराब होना शुरू हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं, और क्योंकि हीट अप बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, आपकी ट्यूब हीट अप हो जाएगी, आपका एक्सपोजर नहीं होगा, आपकी ट्यूब को आपको शट डाउन करना पड़ेगा कुछ देर के लिए, उसको रेस्ट देनी। तो इसलिए आप रोटेटिंग एनोड यूज करते हैं। पहले इस पार्ट पे आके गिरा तो नेक्स्ट टाइम इधर ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, फिर ये इधर। तो ये सर्कुलर मोशन में ये स्मॉल फोकस स्पॉट होता है, लार्ज फोकस स्पॉट होता है। तो इसी तरह जो अब अमाउंट ऑफ एक्सरेज आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अमाउंट एंड क्वालिटी कंट्रोल बाय केवीपी एंड एमएस। इनमें से कौन सी क्वालिटी को कंट्रोल करती है और कौन सी क्वांटिटी को कंट्रोल करती है? मैम केवीपी क्वालिटी को और एमएस क्वांटिटी को। यस। तो इन चीजों से आप एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। केवीपी और एमएस के जरिए आप जो है ट्यूब का करंट जब आप कंट्रोल कर लेते हैं, आप उसका वोल्टेज कंट्रोल कर लेते हैं, तो उसके साथ आप एक्सरे की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको किस टाइम पे कम एक्सपोजर चाहिए, किस टाइम पे आपको ज्यादा एक्सपोजर चाहिए। अब हमारा जो हीट इसकी कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होता है हमारा ट्यूब का। हम जितनी पावर इसको देते हैं उसमें से, जितनी आप केवीपी और एमएस इसको दे रहे हैं, जनरेटर जितनी पावर सप्लाई इस ट्यूब को दे रहा है उसमें से ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 0.2 से लेकर 0.4% जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू एक्सरेज। जनरेटर की पावर सप्लाई में से सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट इसका जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है आपकी यूजफुल एक्सरेज में, या जितनी भी आप यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए जो एक्सपोजर टाइम्स हैं, इमेजिंग फील्ड वगैरह, वो सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं while कंट्रोलिंग द केपीपी एंड एमएस। यानी कि ट्यूब करंट को कंट्रोल करते हुए आप अपनी हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें उसने बुक में फिर उसने साथ साथ जो है वो जिक्र किया हुआ है केवीपी का और एमएस का। तो सिंपल जो क्वालिटी को कंट्रोल करता है वो आपका केवीपी होता है। ठीक है, वेवलेंथ को, एनर्जी स्पेक्ट्रम को जो कंट्रोल करता है वो आपका केवीपी है। जितना आपका केवीपी ज्यादा होगा उतनी वेवलेंथ उसकी जो है कम होगी। केवीपी वर्सेस एमएस। तो जितनी आपकी, एक तो आपका क्वालिटी की बात की हमने, तो ये क्वालिटी ऑफ एक्सरे को कंट्रोल करता है। ठीक है, और ये एनर्जी है ऑफ एक्सरे। दूसरा, ये नंबर ऑफ एक्सरे। ये क्या करता है, जितना आपका जो केवीपी है वो ज्यादा होगा उतनी आपकी लेमडा डिनोट्स टू वेवलेंथ उतनी कम होगी, वेवलेंथ एक्सरे। ठीक है, तो जितनी उसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी? उतनी उसकी, यानी कि आप इस तरफ आते हैं कि जितनी आप केवीपी बढ़ाएंगे उतनी उसकी पेनिट्रेशन जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, पेनिट्रेशन ज्यादा होती है, अगर आप केवीपी बढ़ा रहे हैं तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, इसलिए ओबीज पेशेंट्स में आप हायर केवीपी यूज करते हैं। ये चीज याद रखनी है, अगर केवीपी आप ज्यादा कर रहे हैं तो उसकी पेनिट्रेशन पावर आप ज्यादा करते हैं। ठीक है, आपको पता है अगर वेवलेंथ कम हो तो पेनिट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, जस्ट लाइक प्रोब्स जो हम उसमें फ्रीक्वेंसी के हवाले से हम यूज करते हैं। ठीक है, जिनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है। तो इसमें जो केवीपी है अगर केवीपी आप ज्यादा करते हैं तो उसकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए आप बीच पेशेंट में आप क्या करते हैं, आप हायर केवीपी यूज करते हैं। ठीक है, और इसका एक और इसका ड्रॉबैक भी होता है कि आप जितना केवीपी ज्यादा यूज करेंगे उतना आपका स्कैटर्ड अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्कैटर्ड अमाउंट उतनी ज्यादा हो जाएगी पेशेंट्स के लिए, तो इतनी नहीं, जो लेबोरेटरी पर्सनल होते हैं उनके लिए ज्यादा।
उसके बाद आ जाते हैं हम एमएएस की तरफ, मिली एम्पेयर सेकेंड, या जिसको आप ट्यूब करंट भी बोलते हैं। केवीपी को आप वोल्टेज बोलते हैं ट्यूब का, और एमएएस को आप ट्यूब करंट। इसमें नंबर ऑफ फोटोन्स को ये डिनोट करता है, और जितने आप पर यूनिट टाइम में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो अगर एमएएस जो है, एमएएस अगर आप ज्यादा, तो नंबर ऑफ ज्यादा होगी, ठीक है। करंट ज्यादा करने से ज्यादा फोटोन प्रोड्यूस हो गए, फोटोन्स के ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पर उतने ज्यादा पास एक्सरेज जो है वो जनरेट होगी, ठीक है। अगर कम फोटोन है तो आपका जो इमेज है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा, अगर ज्यादा फोटोन है तो आपका इमेज भी बेस्ट होगा और अच्छा होगा, ठीक है। और इसमें भी सेम वही बात आ जाती है कि जितना आप एमएएस बढ़ाते जाएंगे उतना आप पेशेंट का जो रेडिएशन डोज है, यानी कि दोनों के केस में अगर आप इसमें इंक्रीज करेंगे, इसमें भी इंक्रीज करेंगे तो डोज जो है वो इंक्रीज होगी, इसमें भी डोज इंक्रीज होगी। और स्कैटर दोनों में जो है, स्कैटर रेडिएशन दोनों के केसेस में ज्यादा हो जाए, तो इसलिए इनको हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में हम इन दोनों चीजों को जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो है वो ट्यूब का भी कवर हो गया। फिर ये होता है इसकी कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन होती है अगर हम इसका फोकल स्पॉट साइज की बात करें, एनोड साइज होता है, आपको पता है वो 0.3 से 1 mm तक होता है, ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज। लार्ज फोकल स्पॉट आप यूज करते हैं वो हीट लोड को कम करता है, ठीक है। और स्मॉल किस लिए यूज होता है ये आप लोग मुझे बताएंगे, ये तो हीट लोड को कम करता है। 0.3 mm किस लिए आप यूज करते हैं, स्मॉल फोकल स्पॉट साइज किस लिए यूज होता है, बहुत बार ये चीज डिस्कस हुई है। जल्दी बताएं सोच के। फिर इसका ये जो डिस्क साइज होता है नोड का, वो क्या है, उसकी क्या अहमियत होती है कि वो आप ऑलमोस्ट उसको थिक रखते हैं 50 सेंटीमीटर, तो वही ना कि ट्यूब आर्किंग ना हो, ये खराब ना हो, ठीक है, हीट को ये टोटली अकोमोडेट कर सके। और रैपिड आप उसके ऊपर जो है वो सीरियल एंजियोग्राफिक और ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर सके। मुझे अभी तक जवाब नहीं आया। पावर इसकी 3 किलोवाट तक होती है। और एनोड की हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 1 MHU तक। ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है, मिलियन हीट यूनिट्स। अच्छा जी, 0.3 जो स्मॉल फोकल स्पॉट साइज है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन को बेटर करने के लिए आप यूज करते हैं, मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करने के लिए आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा स्मॉल फोकस स्पॉट साइज जो है वो मैग्निफिकेशन के लिए यूज होता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन को वो उतना बेस्ट करता है, ठीक है। अब जो आपका फिलामेंट है ये किसका बना होता है, टंगस्टन। जो आपका एनोड है ये किसका बना होता है, टंगस्टन एलॉय का, ठीक है। और ये 10,000 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, 5 सेंटीमीटर तक ये थिक हो सकता है। तो ये कुछ जनरल सा एक जो हमारी स्पेसिफिकेशन है एक्सरे ट्यूब की वो आपको पता होनी चाहिए। आगे हम आते हैं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इमेज इंटेंसिफायर का, वो भी छोटा सा इसी तरह से रिवीजन के लिए। इमेज इंटेंसिफायर आप लोगों ने मेनली जो आजकल हमारा है वो, जो मेमो के केस में आपने फ्लोरो के साथ पढ़ा है, वो है हमारा इमेज इंटेंसिफायर। इमेज इंटेंसिफायर जो है उसको, अगर हम उसकी डायग्राम बनाएं, मेमो में हम लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा।
अच्छा, ये है आपका एक रफ सा स्ट्रक्चर आपकी इमेज इंटेंसिफायर। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि इमेज इंटेंसिफायर क्या है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या फंक्शन करती है, that receives the image forming X-rays and convert them into the visible or light image। विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है मेनली। इमेज तो आगे फिर आपके वो विडिकॉन्स वगैरह, और जो हम लोग वो असेंबली पूरी कन्वेक्स लेंस की लेंस असेंबली पढ़ते हैं, फाइबर ऑप्टिक सिस्टम पढ़ते हैं। फिर आगे आपका वो जो है वो क्या कहते हैं, टीवी पिक्चर ट्यूब आती है आपकी, वो कन्वर्ट करती है उसको विजिबल इमेज में, इस वाली विजिबल लाइट को। तो ये एक्चुअल में कन्वर्ट करता है बेटा विजिबल लाइट में। ठीक है, ऑफ हाई इंटेंसिटी, इंक्रीज इंटेंसिटी। तो इसमें आप ये नहीं कहेंगे विजिबल इमेज बनता है। इमेज इंटेंसिफायर के अलावा वहां पे विडिकॉन भी होता है, वहां पे टीपी पिक्चर ट्यूब जो होती है आपकी वो होती है, वो आगे से उसको विजिबल इमेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जो इमेज इंटेंसिफायर होता है, इट कन्वर्ट्स योर इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज इनटू द विजिबल लाइट ऑफ हाई इंटेंसिटी। अब इसकी ये साइड होती है, ये भी इनवर्ट साइड है, इनपुट सॉरी, और वो यहाँ पे होता है इनपुट। इनपुट ट्रांसफर किसका बना होता है, ये सेम वही वाला है जो आपके फ्लोरो में यूज होता है। ये है आउटपुट फॉस्फर। इनपुट फॉस्फर जो है वो किसका बना होता है, उसके आगे यहाँ पे फोटो कैथोड होता है आपका, अगर आपको याद सीजियम आयोडाइड। हो। यस, इनपुट फॉस्फर है वो। इसकी टोटल यहाँ पे जो आपकी लेयर्स बनती हैं, वो सबसे पहले अगर हम काउंट करना शुरू करें, सबसे पहले आप वन पार्ट, ये इसका मेटल, ये कवरिंग, इसको आप कहते हैं मेटल इन्वेलप। नंबर टू पे आपके पास जो आ जाएगा वो आएगा जी दिस वन, इनपुट फॉस्फोर। और ये बना किसका होता है, सीजियम आयोडाइड। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं इस लेयर पे, जो कि हमारी थर्ड लेयर बनती है, ये वाली, नॉट दिस वन, दिस वन, ये फोर्थ बनेगा हमारा, ये थर्ड है, ये है एडहेसिव लेयर, जो ज्वाइन करती है आपके इनपुट फॉस्फोर को टू द फोर्थ वन, फोटो कैथोड। और फोटो कैथोड किस चीज का बना होता है, एलॉय का बना होता है ये, सीजियम एंड एंटीमनी। ठीक है जी। तो फर्स्ट पे आ गया मेटल इनवेलप, जिसने इस पूरे को एनकेस किया होता है, इसको होल्ड किया होता है। सेकंड पे आ गया इनपुट फॉस्फोर, जो कि सीजियम आयोडाइड का बना होता है। ठीक है, जो एक्सरेज एमिट करती हैं, जो एक्सरेज एमिट होता है पेशेंट से, वो आके फॉल करती हैं एट द, ट्रांसमिटेड होती है टू ग्लास इनवेलप टू द इनपुट फॉस्फोर, जो कि कन्वर्ट होती है विजिबल लाइट में। विजिबल लाइट आगे आपके फोटो कैथोड के पास जाती है। इसके इन बिटवीन एक एडहेसिव लेयर होती है, जो कि बाइंड करती है इनपुट फॉस्फोर को टू द फोटो कैथोड। फोटो कैथोड किसका बना होता है, सीजियम सीजियम एंड एंटीमनी का। और फोटो कैथोड का काम क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट करना होता है, सॉरी विजिबल लाइट को कन्वर्ट करना होता है टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, ये फोर्थ आ गया। फाइव में क्या आता है, यहाँ पे आपके क्या मौजूद होते हैं इसके बाहर, ये लेंजेस, फोकसिंग लेंजेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग लेंजेस। ये डायग्राम आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ये फ्लोरो में भी पूछी जा सकती है, इसमें भी पूछी जा सकती है। आप इसका ये पार्ट याद रख लेंगे इस तरह से सारा, तो आपको उसका फंक्शन भी पूरा आ जाएगा। फाइव पार्ट ये हो गया, सिक्स पार्ट हमारे पास ये आता है, फोकल स्पॉट, जिस जगह पे आके इन इलेक्ट्रॉन्स ने
फॉल करना होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे भी फिर क्या प्रोड्यूस होती है, लाइट। बेसिक काम फ्लोरो में यही होता है, लाइट इलेक्ट्रॉन, लाइट इलेक्ट्रॉन, बस इसी की कन्वर्जन होती है। एट द एंड आपके पास वही विजिबल लाइट बनती है इलेक्ट्रॉन से, और आपका जो टीवी पिक्चर ट्यूब होता है उसको हमें इमेज में कन्वर्ट करके और एनहांस्ड इमेज में हमें दिखा देता है। अच्छा जी, 6 पॉइंट ये हो गया हमारे पास। और एंड पे हमारा आ जाता है ये वाला एनोड, और उसके बाद आपका एंड ये आता है 8 पॉइंट आपका फर्स्ट। और एनोड किसका बना होता है इसका, ये आपको ने बताना है। जिंक। जो आउटपुट फॉस्फर है तो जिंक कैडमियम का तो बेटा आउटपुट फॉस्फर बना होता है। जिंक कैडमियम सल्फाइड का आपका आउटपुट फॉस्फर बना, ठीक है। अच्छा, अब इसको जल्दी जल्दी से हम कवर करते हैं। यस, एनोड की एक्चुअल 3 लेयर्स होती हैं। एक्सरेज आपकी यहाँ से पेशेंट से, लेट्स सपोज दिस इज योर पेशेंट टेबल, यहाँ से एक्सरेज आई, यहाँ पहुंची आपके इनपुट फॉस्फर के पास। इनपुट फॉस्फर सीजियम आयोडाइड का था, उसने लाइट प्रोड्यूस की, वो लाइट आपके फोटो कैथोड पे फॉल की, फोटो कैथोड ने आगे इलेक्ट्रॉन्स दिए, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये सारे यहाँ इन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोकसिंग कप्स जो थे उन्होंने इसको एक लाइन में कर दिया, एक फोकल स्पॉट पे, और वो ये इस फोकल स्पॉट पे आके फॉल किए आपके एनोड के ऊपर। आपके एनोड ने फिर इनको जो है वो बकायदा फिर कन्वर्ट किया किसमें, लाइट में। और वो लाइट आपके आउटपुट फॉस्फर पे पड़ी और फिर लाइट आ गया आपके वो विडिकॉन वगैरह ना उनके पास जिसमें फिर जाना होगा। तो ये टोटल 8 पार्ट है जिनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। एक्सरेज आई वो आपके इनपुट फॉस्फर पे गई, ठीक है। इनपुट फॉस्फर के बाद फिर उसने उसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया बाकी सब। अब यहाँ तक जो है वो आपको एक आपकी वो कर देते हैं, इमेज इंटेंसिफायर का इलम होना चाहिए कि उसमें काम क्या क्या होता है, उसमें बेसिक रोल कौन सी चीज जो है वो प्ले कर रही है। ठीक है। अब आगे जो हमारा एक पार्ट बचता है वो है रेडिएशन प्रोटेक्शन का। बुक के पेज नंबर आप आ जाएंगे 163 पे, उस टॉपिक को जरा देखें, क्या आपको पढ़ के वो समझ आ जाएगा तो ठीक है। वैसे वो सारा वही है जो पीछे हमने पढ़ा था, मैं उसको थोड़ा सा आपको जो है वो शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ। जो रेडिएशन सेफ्टी है उसके 4 प्रिंसिपल्स हैं जो आपकी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। अब अगला टॉपिक हमारा है रेडिएशन